आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई के कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट आर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी एक हाइड्रोजन एटम के लिए कितना दिया गया है। वैसे तो हमें मालूम ही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही बोल रहा है इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मतलब n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये एनर्जी बताए दे रहा है। What is the kinetic energy and potential energy of electron in this state? तो इस स्टेट में इसकी पहले तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और दूसरी पूछ रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल कितनी होगी। अपने पास एक बात ध्यान रखना, ये जो एनर्जी दिया है ये टोटल एनर्जी दिया है, कंप्लीट है। n इज इक्वल टू 1 पे जो एनर्जी देगा वो टोटल एनर्जी ही देगा। तो काइनेटिक एनर्जी इसके लिए क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन सब के बीच में रिलेशन क्या है, तो अपने लिए सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन तो अपने को मालूम है दैट काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, हम इससे पहले ही जब एनर्जी का रिलेशन निकाल रहे थे हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में बोर्स मॉडल्स का यूज करके, तब हमने ये रिलेशन वहां पास निकाला था और ये भी बताया था दैट पोटेंशियल एनर्जी हाफ होता है इन सभी के मुकाबले अगर इक्वल्स टू में लिखना है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल अगर बोला जाए काइनेटिक एनर्जी के सिर्फ रिस्पेक्ट में तो डबल होगा, क्योंकि ये जस्ट इधर पहुंच जाएगा। चलो तो अब ये अपने पास ये फाइनली ये ओवरऑल ये रिलेशन आ गया है, ठीक है ना। तो अब ये रिलेशन को यूज करने का वक्त है, तो अब यूज करते हैं। तो ओवरऑल अपने पास है ये टोटल एनर्जी इतना दिया है, TE इज इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी एकदम सेम टू सेम। तो ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच बिकम्स अपना +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कंप्लीट है। चलो तो अब इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी सॉल्व करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी PE इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का इंटू 2, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है ना, यही होगा। तो यही वाला फॉर्मूला जस्ट यहाँ यूज करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है अभी जस्ट हमने निकाला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बोल रहा है इसे नेगेटिव में लेने के लिए एक्सप्रेशन जैसा है ना वैसी लेना है, ठीक है ना। चलो तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 2, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली कितना आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 6 दूनी 12, 12 की 2 1, और ये 13 दूनी 26, 26 एक 27, मतलब 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। और वो भी ध्यान रखना किस में आई रही है, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि यहां पास नेगेटिव साइन लगा है तो नेगेटिव, और ये आ जाएगा आपका एग्जैक्टली आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो एक स्क्रीनशॉट हो जाए, ओवरऑल वीडियो क्वालिटी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम व्हेन इट इज इन थर्ड एक्साइटेशन स्टेट। मतलब अगर कितने नंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होंगे हाइड्रोजन एटम द्वारा अगर वह थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में है तो, ठीक है ना। तो ओवरऑल समझ आ गया, नहीं आया तो चलो एक बार ट्राई करते हैं तो जस्ट पता चल जाएगा क्या बोल रहे हैं चीजें। अपने पास चीजें कुछ इस तरह की है कि दैट है अपने पास समहाउ अपने को फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल नंबर ऑफ TOTAL, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी वो निकालना है। किसके लिए, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए बोला है, एग्जैक्टली यही बोला है ना, वेयर थर्ड एक्साइटेशन स्टेट, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट बोला है। तो थर्ड एक्साइटेशन स्टेट मतलब n इज इक्वल्स टू 4, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट मतलब n इज इक्वल्स टू 1, और ठीक है n इज इक्वल्स टू 1 किसके लिए यूज करते थे हम, n इज इक्वल्स टू 1 हम यूज करते थे ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड GROUND ग्राउंड स्टेट, और ये आ जाएगा अपना थर्ड एक्साइटेशन एक्साइटेशन स्टेट।
ये आ जाएगा। तो अपने को एग्जैक्टली अभी किसके लिए निकालना है, ये सिर्फ दिमाग पे फोकस रख के चलना है। अपने को सिर्फ और सिर्फ n इज इक्वल टू 4, और अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इस तरह से दिया रहे कि अपने को n इज इक्वल टू 4 के लिए निकालो या फिर थर्ड एक्साइटेशन स्टेट के लिए निकालो, और उसके अलावा क्वेश्चन और कुछ ना दिया हो कि एमिशन या फिर रेडिएशन कौन से एक्साइटेशन स्टेट से कौन सा एक्साइटेशन स्टेट में हो रहा है, तो उस समय हमेशा ध्यान रखना कि हम जो भी अपना रिलेशन निकालेंगे वो n इज इक्वल्स टू 1 यानी ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या आ जाएगा ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ni, जस्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ni माइनस nf, ni माइनस ऑफ nf प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला है। ठीक है ना, यही फॉर्मूला, जस्ट एक और मॉडिफाइड फॉर्म है, जस्ट ये वाला और ये वाला कट कर दो, जस्ट ये जो बचेगा अपने पास यही बस है। तो चाहो तो इसको भी यूज करो, चाहो तो इसको यूज करो, तो मैं एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, उसमें भी सॉल्व करोगे एक और जो रिलेशन है अपने पास, तो उसमें भी सेम टू सेम आंसर मिलेगा। तो अब ये n अपने पास ni, अब इनिशियली किस में आ जाएगा, इनिशियली अपना किस में आएगा, इनिशियली अपना n इज इक्वल टू 4 पे आएगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास थर्ड एक्साइटेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए बोल रहा है और बताया नहीं है फाइनल किस में जा रहा है, तो फाइनल हम किसको लेके चलते हैं, हमेशा ग्राउंड स्टेट को लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो n इज इक्वल टू 4 माइनस 1, कलर चेंज कर लूं थोड़ा सा, n इज इक्वल टू 4 माइनस 1 और ni 4 माइनस nf is equals to 1 plus 1 divided by 2, that's something it like to be a 3, और ये 4 में से ये प्लस माइनस कट हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 दूनी 4 और ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, मतलब टोटल 6 नंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ एमिट होंगी। कंप्लीट है 6 नंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। एक इसके स्क्रीनशॉट हो जाए और जस्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करते हैं, इसलिए मजेदार क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियोज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट। अभी 2 ठोक अपने पास रिलेशन दी रही होंगी, आगे जाके अभी पढ़ेंगे। ठीक है, उन दोनों में से रिलेशन को स्टडी करना है और उन दोनों में जो फोटॉन्स एमिट होंगे उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, मतलब वो एनर्जी, जो एनर्जी का फोटोन एमिट होगा वो एनर्जी फोटोन, वो एनर्जी का रेशियो निकालना है। सिंपल फोटोन को हटाओ दिमाग से, उन दोनों एनर्जी के रेशियो निकालना है। पहला आपके स्टेटमेंट क्या है, सेकंड पर मीटर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट पर मीटर एनर्जी लेवल, सेकंड से फर्स्ट पर मीटर, मतलब इसको ड्रॉ रफ करते हैं फिर समझते हैं क्या चीजें बोल रहे हैं एग्जैक्टली। अपने पास एग्जैक्टली कुछ इस तरह का रिलेशन है। क्या बोल रहा है, दैट द सेकेंड पर मीटर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट पर मीटर एनर्जी लेवल, सेकेंड पर मीटर एनर्जी लेवल मतलब n इज इक्वल्स टू 2 एंड फर्स्ट एनर्जी फर्स्ट पे आ रहा है तो मतलब n इज इक्वल्स टू 1 एंड इसके लिए सेकेंड इसी ये पहला रिलेशन हो जाएगा और दूसरा इसी तरह से रिलेशन क्या दिया है, एज हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट परमिटेड एनर्जी लेवल। अब हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल कौन से एनर्जी लेवल होते हैं, मैंने उस समय बताया था आपको, हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल को हम इंफिनिटी को लेके चलते हैं, तो मतलब n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी से किस में जा रहा है, n इज इक्वल्स टू 1 पे जा रहा है। अब वो ये दोनों रिलेशन के रिस्पेक्ट में अपने को इक्वेशंस निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, चलो दिया जाएगा। अब तो ये दोनों के लिए रिस्पेक्ट से निकालते हैं, तो पहला n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 1, तो n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 1 पे जब जाएंगे तो किस तरह के रिलेशन आएगा, एग्जैक्टली सम हाउ इट कैन बी। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू दैट अपने को n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 1 के लिए निकालना है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक बार क्लियर करते हैं।
तो ये एक एनर्जी इसके और इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। पहले तो दोनों के लिए डेल एनर्जी निकाल लेते हैं, डेल एनर्जी का ही रेशियो निकाल लेंगे, तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा। तो डेल ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता था, डेल ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू अपने पास जिसका पहले तो इसके लिए एनर्जी लिखेंगे और दूसरा इसके लिए एनर्जी लिखेंगे, ठीक है ना। एन इज इक्वल्स टू 2 के लिए एनर्जी क्या होता था, याद है तो याद है, नहीं याद है तो जहान है, ठीक है, नहीं याद है तो छोड़ो। क्या n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो मतलब माइनस ऑफ 13.6 फॉर्मूला यूज करो, क्या है होता है z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला से हम निकालेंगे n इज इक्वल टू 2 के लिए 13.6, z के लिए छोड़ z इज इक्वल टू 1 ही पुट करना है, और n इज इक्वल टू 2 तो मतलब n इज इक्वल टू 4, जो आ जाएगा अपना 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसके लिए आ जाएगा। अब तो ये फॉर्मूला क्या होता था, डेल ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई आई माइनस ऑफ ई एफ, ठीक है, इनिशियल एनर्जी माइनस ऑफ फाइनल एनर्जी, ये आ जाएगा आपका ओवरऑल इक्वेशन। तो इसे इक्वेशन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो अपना सबसे पहले ई एफ के लिए तो ई एफ ये क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू 1 के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। तो इसके लिए एनर्जी क्या है, माइनस ऑफ 3.54 माइनस प्लस हो जाएगा और एग्जैक्टली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपना एक्सप्रेशन, ये यहाँ पास से 5 6 है, इसको ये ले लो, एक काम करो इसको हटाओ, 3.5 ले लो डायरेक्टली, तो कोई टेंशन भी नहीं होगा। जस्ट तो ये आ जाएगा अपना 1 और ये 3.5 तो 0.4, ठीक है, सॉरी 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, एक अब सही है, ठीक है ना। चलो तो ये आ जाएगा आपका एक एक्सप्रेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, और नेक्स्ट एक्सप्रेशन इसी के रिगार्डिंग निकालते हैं। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, जब हम n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी से लेकर के n इज इक्वल्स टू 1 तक के लिए निकालेंगे, तो हमारा डेल ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू ई आई माइनस ऑफ ई एफ इज एक्सप्रेसली, कैसे हम एक्सप्रेस कर देंगे, ई आई कितना हो जाएगा, ई आई हम लेके चलेंगे एज इंफिनिटी के केस के लिए, तो इंफिनिटी के केस के लिए एनर्जी 0 होती है, ठीक, तो 0 और माइनस, और इसके लिए n इज इक्वल टू 1 माइनस होगा, एक्सप्रेशन माइनस, और यहाँ का माइनस पहले से ही प्रेजेंट है तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए ओवरऑल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। इसको डेल ऑफ 1 मान लो, इसको डेल ऑफ 2 मान लो, एनर्जी ऑफ 2। तो फाइनल एक्सप्रेशन हेंस आवर इक्वेशंस कम्स टू बी डेल ऑफ E2 बाय डेल ऑफ E1 इज इक्वल्स टू 10.1 डिवाइडेड बाय 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या आ जाएगा अपना, ये सम हाउ अगर इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो करीब करीब 3.3/4 आता है, ठीक है ना। इसी में रेशियो इधर उधर होगा, थोड़ा सा पॉइंट्स में आंसर आएंगे, तो आप एग्जैक्टली उससे क्या ले लेना, इट एक्सप्रेस वैल्यू ले लेना, ठीक है ना, तो आ जाएगा। तो ये अपना 3.4 और इसी को हम लिख सकते हैं 3:4। एक इसका सॉल्व कर लो, मैं पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं, इसीलिए दिक्कत हुई तो हुई पर नहीं हुई। चलो हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बोल रहा है द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर्स, ये सारी वैल्यू दी गई है, ठीक है। बोल रहा है कि इनर मोस्ट रेडियस एक एटम के लिए, एक हाइड्रोजन एटम के लिए कितना है, इनर मोस्ट रेडियस, कौन सा इनर रेडियस होता है, इनर मोस्ट रेडियस अपना एस सेल वाला रेडियस इनर मोस्ट रेडियस होता है, मतलब जो न्यूक्लियस से सबसे करीब ऑर्बिट रहेगा उसे इनर मोस्ट सेल बोला जाता है, ठीक। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, तो सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में उसका ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। तो अभी एग्जैक्टली इसको एक डायग्राम से समझते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछ रहा है, कुछ काम करने के लिए बोल रहा है, बोला काम करो, 1 मार्क्स दूंगा। एक हमारे पास न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा, ठीक है, इसके अराउंड एक ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट का रेडियस अपने पास r दिया गया है, जो कि एक्सप्रेशन में कितना r है, ये r इज इक्वल टू 5.5
5 इंटू 10 टू द पावर 5.3 दिया है, आई थिंक सो 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर दिया है ये। और बोल रहा है कि ये कौन सा है, ये n इज इक्वल्स टू 1, मतलब ग्राउंड स्टेट क्या बोला है। अब इसी को बोल रहा है कि आप इसे किस स्टेट में निकालो, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ इन सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट मतलब n इज इक्वल्स टू 3 के लिए निकालने के लिए बोल रहा है कि अब इसके बाहर में बहुत सारे ऐसे ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है, ये इस तरह से। तो n इज इक्वल्स टू 3 के लिए निकालने के लिए बोल रहा है कि n इस थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में उसका ऑर्बिट रेडियस क्या होगा हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में। तो चलो सिंपल सा, हमें r की वैल्यू जरूरी था वो दे दिया, नहीं तो अपने को याद ही था। r वाला रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था, r इज इक्वल्स टू r इज रेडियस, जब हम रेडियस के एक रिलेशन निकाले थे ना, दैट r इज इक्वल्स टू कितना आता था 0.5 इंटू क्या आता था n स्क्वायर बाय z, ये आता था। और इसी को बोल दिया है डायरेक्ट कितना 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। तो जस्ट हम जैसा r की वैल्यू दी गई है वैसे हम r की वैल्यू यहां भी यूज करेंगे, क्योंकि अपना दिमाग हमें नहीं लगाना है, ठीक है। 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 और ये क्या आ जाएगा n स्क्वायर बाय z, ये आ जाएगा कंप्लीट। अब इसी रिलेशन में हम इस फॉर्मूले को यूज करके अपना r की वैल्यू निकालेंगे। 5.3 इंटू 10 टू द पावर 11, और ये वैल्यू जान लेना ना, ये किस में आएगा, मीटर्स में आएगा। अगर 10 टू द पावर -11 को यहां पास से हटा दूं एज, तो ये एमेस्ट्रॉन्स में आएगा। तो अभी मैं लेके चल रहा हूं तो जस्ट मीटर्स में ही आ जाएगा मेरे वैल्यू, तो मैं बाद में उसके एमेस्ट्रॉन्स में चेंज कर लूंगा। तो -11 और n किसके लिए निकालना है, n इज इक्वल्स टू 3 और 3 का स्क्वायर मतलब n इज इक्वल्स टू 9 और z इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दोगे तो ये r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 18 9 27 7 2 और ये एग्जैक्टली 9 9 18 9 45 45 45 46 47 47 47.7 इंटू 10 टू द पावर -11 और इसी को हम क्या बोल सकते हैं 4.7 इंटू 4.77 इंटू 10 टू द पावर -10 और एग्जैक्टली 4.77 एमेस्ट्रॉन्स भी आप चाहो तो लिख सकते हो। तीनों रिलेशन सही है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब ये वाला रेडियस r n इज इक्वल्स टू 3 के लिए। तो एक इसका भी स्क्रीनशॉट हो जाए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है वीडियो, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली ना एटम के ना क्वेश्चंस ना इधर उधर के नहीं रहते, आपको जस्ट इसके लिए फॉर्मूला समझ आ जाना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत टेक्निकल स्टम्प्स जो इसमें आएंगे वो समझ आना चाहिए और बाकी आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसी में रिलेशन, एक और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ फाइंड करना है जो कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रोटेट कर रहा है। मतलब n इज इक्वल्स टू 1 पे जब कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो उस समय उसकी क्या n इज इक्वल्स टू 1 पे उसकी वेवलेंथ कितनी होगी अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पास ऑर्बिट कर रहा है। ये क्वेश्चन अपने को इस तरह से पूछ रहा है। तो चलो वेवलेंथ वाला सिंपल फॉर्मूला यूज करना। हाँ एक बात यहां ज्यादा लोग गलती करेंगे, कौन सा, डी बॉबली वेवलेंथ और नॉर्मल वेवलेंथ में, ठीक है ना। डी बॉबली वेवलेंथ हम तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में डी बॉबली वेवलेंथ निकालने के लिए बोलेगा। डी बॉबली वेवलेंथ और नॉर्मल वेवलेंथ के एक्सप्रेशंस बिल्कुल ही अलग है, ठीक है ना। तो डी बॉबली वेवलेंथ वाला यूज मत करना, जब स्पेशली हम उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब वहां स्पेशली बोलेगा कि डी बॉबली वेवलेंथ के थ्रू निकालो या फिर डी बॉबली वेवलेंथ फाइंड करो, तभी आप यूज करना, ठीक है। चलो तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ, मतलब लैम्डा की वैल्यू अपने को यहां फाइंड करना है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ इज इक्वल टू, इससे भी पहले वेवलेंथ के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पुटते हैं, हम पुट करते हैं E इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा होता है, E इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा होता है। हम इससे पहले ही पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें।
अभी पढ़ के आ रहे हैं, कुछ ही दिन हुआ है, इज इक्वल टू एससी बाय लैम्डा। तो यहां पास यूज करेंगे इसी एक्सप्रेशन को, आगे पुट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एससी बाय ई समथिंग, एससी बाय ई आ जाएगा। बस इसी रिलेशन तो हमें चाहिए था। इसे चाहे तो अलग से नोट पॉइंट में लिख लो या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट्स बनाए होगे आप तो उसमें लिख लेना, ठीक। तो जस्ट अब इसी फॉर्मूला को पुट करते हैं और यहां ध्यान रखना है एससी की वैल्यू हम कितना लेते हैं, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स नैनोमीटर, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स नैनोमीटर, ठीक है ना। चलो तो ये आता है इसका ओवरऑल वैल्यू, तो हम यही वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं 1240। इसके बाद अपना पास ए जो अपने पास यहाँ ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू कितना है, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ई की वैल्यू क्या होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम वही वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जस्ट इसको सॉल्व कर दो, ठीक है ना। चलो सॉल्व करो, 1240 डिवाइडेड बाय 13.6 ये आ जाएगा 91.17 और ये मीटर, और इसे किस में आएगा, चलो ये आ जाएगा अपना इस तरह से नैनोमीटर्स में आएगा, ये वैल्यू किस में आएगा नैनोमीटर्स, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 9.1 या फिर इसे इस तरह से लिखो 911.7 एमेस्ट्रॉन्स मीटर लिख लो, एमेस्ट्रॉन्स में लिख लो, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, एमेस्ट्रॉन्स मीटर्स में लिखना है तो एमेस्ट्रॉन्स मीटर्स में लिख लो, या फिर इसे किस में करना है तो एक वैल्यू सब कम करके भी लिख सकते हो, नैनोमीटर में चाहिए तो नैनोमीटर में भी लिख सकते हो, कोई वैल्यू नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका ये ओवरऑल लैम्डा की वैल्यू, इसके लिए आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू एक्साइट अ गैसियस हाइड्रोजन एटम एट अ रूम टेम्परेचर। हमने एक 12.5 इलेक्ट्रॉन की एक बीम को यूज किया एक गैसियस हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करने के लिए, ठीक है, ताकि उसमें एक्साइटेशन बने, उसके इलेक्ट्रॉन्स किसी लोअर एक्साइटेशन स्टेट से हायर एक्साइटेशन स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट से कोई ना कोई एक्साइटेशन स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन्स जम करें। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन की बीम का इस्तेमाल किया जो कि उसे हाइड्रोजन एटम के ऊपर कोलाइड किया, गैसियस हाइड्रोजन है ना, ठीक है। चलो डिटरमाइन द वेवलेंथ है एंड कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ लाइन एमिटेड, और के कौन सी लाइन ऑफ सीरीज से बिलोंग करता है ये भी बताना है, लामन सीरीज, बालमन सीरीज, पाशन सीरीज, पीफॉन्ट, बार्केट जो भी है, ठीक है ना, ये अपने को लीजिए, ठीक है। ये फाइंड करना है आखिरी में, उससे पहले इसे क्या डिटरमाइन करना है, वेवलेंथ बताना है कि इसके लिए एग्जैक्ट वेवलेंथ क्या होगा। तो सिंपल सा जो जो चीजें दी गई हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो एग्जैक्टली सारी चीजें थोड़ी बहुत तो क्लियर हो जाएंगी। अपने पास कुछ इस तरह का रिलेशन दिया गया है, एक अपने पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम को हमने कोलाइड किया, एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन एटम के ऊपर मैंने इलेक्ट्रॉन की एक बीम लगाई ताकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक्साइटेशन स्टेट पे जाए, ताकि अब हाइड्रोजन एटम कब एक्साइटेशन स्टेट पे जाएगा या फिर कोई एटम तब कब एक्साइटेशन स्टेट पे जाता है, जब उसके इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप करते हैं, तब हम उसे बोलते हैं वो एक्साइटेशन स्टेट पे है, ठीक है। हायर हो या लोअर हो, वो मतलब अगर लोअर ग्राउंड से किसी एक्साइटेशन स्टेट पे जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी हायर एक्साइटेशन स्टेट पे है अभी, ठीक है। अगर वो वहां से बैक करके आएगा तो हम उसे बोलेंगे ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा, इस तरह से हमारा ओवरऑल फ्रेम है। अभी हमने कितने की इलेक्ट्रॉन बीम का, एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का इस्तेमाल किया था। अब जस्ट हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वेवलेंथ फाइंड करना है, क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला जो है हमारे पास उसी का यूज करेंगे, E इज इक्वल्स टू SC बाय लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू E बाय SC, लैम्डा इज इक्वल्स टू E बाय SC, और इसी फॉर्मूला का यूज करो। SC की वैल्यू कितनी होती है 1240, और यहाँ इसकी एक और वैल्यू होती है 12378,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स नैनोमीटर ये भी एक वैल्यू होती है, तो कई बार एक्सप्रेशंस में इसका भी इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर कई बुक्स में स्पेशली बोल देता है कि यही वैल्यूज को इस्तेमाल करो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको इस्तेमाल करो उसको इस्तेमाल करो, सिर्फ थोड़ा सा इधर उधर पॉइंट्स में आंसर में बदलाव आएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। दोनों ही एग्जाम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नहीं कट करेगा। पर एग्जैक्टली वैल्यू कौन सी होती है, ये वाली होती है। तो E की वैल्यू क्या है हमारे पास दी है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारा वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 12240 डिवाइडेड बाय 12.5, ये आ जाएगा 99.2, 9 इज इक्वल्स टू 99.2, ठीक, नैनोमीटर, ये आ जाएगा आपका लैम्डा की वैल्यू। चलो एक स्क्रीनशॉट हो जाए इसका, क्लियर। चलो या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, या तो एक चीज 992 एमस्ट्रॉन्स लिख दो, डायरेक्टली कंप्लीट हो। चलो तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी में आखिरी पार्ट में भी ये भी पूछा था कि ये कौन से सीरीज से बिलोंग करेगा, तो ये वाला हमेशा ध्यान रखना, 900 से लेकर के 1000 तक के बीच का जो अपना वेवलेंथ आता है वो हमेशा किसका रहता है, लामन सीरीज का। तो ये किसका रहेगा, लामन सीरीज, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा, स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the short wavelength limit for Raman series of hydrogen spectrum is 913 एमस्ट्रॉन्स, ठीक। तो अपने पास क्या दिया है, एक शॉर्ट वेवलेंथ दिया गया है, एक शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट दिया गया है लामन सीरीज के लिए, जो कि एक हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में 913.4 एमस्ट्रॉन्स, ठीक है। अपने पास इस बार अपने पास लैम्डा की वैल्यू दिया गया है कितना, 913 एमस्ट्रॉन, 913.4 एमस्ट्रॉन्स, ये वैल्यू अपने पास दी गई है। अब इसी में बोल रहे हैं कैलकुलेट द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर बाल्मन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये सीरीज जो अपने पास दी गई है, एक बार ओवरऑल क्वेश्चन समझ लेते हैं, इधर उधर का कंफ्यूजन ज्यादा पैदा हो रहा है, तो उससे पहले इसको रब कर देता हूं। हाँ कंप्लीट, अरे मिटा दिया क्या यार। चलो कितनी वैल्यू दी गई है, 913.4 एमस्ट्रॉन्स दिए गए हैं, ये लैम्डा फॉर लामन सीरीज, या फिर वेवलेंथ लामन सीरीज के लिए वेवलेंथ हमारा इतना आ रहा है, ठीक है। और यही बोल रहा है कि अपने को लैम्डा ऑफ बाल्मन बताना है कि वो कितना आएगा, बाल्मन सीरीज के लिए वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होगी वो बताना है। तो एग्जैक्टली ज्यादा हार्ड नहीं है, देखने में हार्ड लग रहा है, वैसे तो कई लोग को हार्ड नहीं लग रहा होगा, कई लोग तो सॉल्व करके बैठ गए होंगे भैया, वेरी गुड भाई लोग। चलो हम भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान दो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन देख के एक चीज माइंड में फोकस रखो कि दैट ये क्वेश्चन मैं बना सकता हूं। कई लोग हमेशा क्वेश्चन देखते ही ये सोच लेते हैं ये क्वेश्चन मेरे से ना हो पाएगा, बस माइंड में वही प्रोसेसिंग हो जाता है, बस आप क्वेश्चन बनाने जाते हो, ट्राई भी करते हो, बट क्वेश्चन नहीं बनता। इसीलिए क्वेश्चन बनाने से पहले ही हमेशा माइंड में एक बात रख लो, हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, ये क्वेश्चन मैं बना लूंगा, ठीक है। बाद में चाहे ना बने वो चल जाएगा, बट हमेशा क्वेश्चन देखते ही दिमाग में ध्यान रखना है। चलो तो मैं बना लूंगा इसको, हाँ चल सॉल्यूशन। अभी लैम्डा फॉर लामन सीरीज इतना दिया है, हमें लैम्डा फॉर बाल्मन सीरीज फाइंड करना है। तो सिंपल सा एक चीज लिखो, E इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा, E इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा। हमें लैम्डा की वैल्यू मालूम है, SC की वैल्यू मालूम है, तो मैं एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। यस ब्रो, चलो तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, SC 1240 डिवाइडेड बाय 913.4, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1240 डिवाइडेड बाय 913.4, ये आ जाएगा 1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स,
1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अपनी ओवरऑल एनर्जी आ जाएगी। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल इट एज, हाँ, ये चीज ध्यान रखना, ये किस में आ रहा है वैल्यू, ये एमेस्ट्रॉन्स यहां दिया गया है, तो ये 10 टू द पावर क्या होगा -10, बट ये हम किस में लेके चल रहे हैं, अभी नैनोज में लेके चल रहे हैं, तो एक 10 टू द पावर ऊपर जाएगा और ये इसको कितना कर देगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देगा। हमेशा इस बात को भी ध्यान रखना, अभी हमने ये किस में दिया है, एमेस्ट्रॉन्स में, बट अपने को चाहिए था किस में, नैनोज में चाहिए था, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज किस में है, नैनोज के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा अपना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 13 पॉइंट कितना है था अभी, जस्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, 13.5 आया था आई थिंक सो, अभी जस्ट 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो। वैसे हम 13.6 ले लेते हैं इसी को डायरेक्टली, बट अभी हम इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। चलो, तो ये आ जाएगा अपने लिए, इसके लिए एनर्जी के लिए रिलेशन। अब सिंपली हमें क्या मालूम चल गया, इसकी एनर्जी के लिए हर रिलेशन। ठीक, अभी हमें किसके लिए फाइंड करना है, बालमन सीरीज, और बालमन सीरीज के लिए एनर्जी का रेशियो क्या आता है, सबसे पहले यहां पर लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एससी बाय, वैसे ये वाला स्टेप करना जरूरी नहीं था, बट हम एनर्जी को शो करना चाहते थे कि हमें किस एनर्जी के रिस्पेक्ट में बालमन के लिए एनर्जी निकालना है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एससी बाय ई, और ई वी डोंट नो, और इसी E को निकालना है, तो E कितना आ जाएगा 13.5 इंटू एन जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वैल्यू से कितनी आएंगे, 13.5 डिवाइडेड बाय E की वैल्यू कितनी है, फॉर E इज इक्वल टू, सॉरी n यहां पुट करना है, n पुट करना है, n किसके लिए निकाल रहे हैं, बालमन सीरीज, बालमन सीरीज के लिए n इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 2, लामन सीरीज फिर बालमन सीरीज, तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4, और 4 के इसलिए मतलब 1.3, सॉरी 1.54, मुझे याद है 1.54, तो 1.54 एग्जैक्टली यहीं तक आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एससी की जगह कितना आ जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू हमने कितनी निकाली, इतनी निकाली 1.54। अब जो वैल्यू आ जाएगी वो लैम्डा के लिए आ जाएगी, तो जस्ट निकाल लेते हैं, 1240 डिवाइडेड बाय 1.54 एग्जैक्टली ये 5.19 आ रहा है अपना लैम्डा की वैल्यू। ठीक है ना, 5.19 लैम्डा की वैल्यू आ रही है, और एग्जैक्टली इसी को लिखोगे तो क्या आ जाएगी, ऐसी वही मैं सोचूं कहां गलती हुआ है, गलती हमने यहां कर दी क्योंकि मैं देख रहा हूं भाई बालमन सीरीज के लिए इतनी तो वैल्यू नहीं आती है, ठीक है, जितना अपने पास दिया गया है, तो हमने गलती की है एग्जैक्टली 1.54 भैया यहां पास जल्दी गलती कर दी है। ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, किसी भी इंसान को कैलकुलेशन मदद ले लेनी चाहिए। ठीक है, 13.5 दिया है डिवाइडेड बाय 4, तो ये एग्जैक्टली कितना आ जाएगा 3.37 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, और यही 3.37 यहां यूज करेंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.37, और ये वैल्यू करेंगे तो जस्ट अभी भी कैलकुलेशन की मदद कर लेते हैं, 1240 डिवाइडेड बाय 3.37, और ये आ जाएगा अपना 367.9 एमस्टरॉन। चलो, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू एग्जैक्टली, आई थिंक सो एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली, बट यहां पर एक चीज दिक्कत हो रही है कि दैट ये तो अपना नैनोज में रहता है, ये वाली वैल्यूज तो नैनोज में रहती है, और ये वाला नैनोमीटर, ये वाला भी नैनोमीटर में है, अभी जस्ट सॉरी इसके लिए ये नैनोज में रहता है, तो ये नैनोज में, और ये किस में रहेगा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट्स में, तो ये नैनोज में आना चाहिए, तो मैंने डायरेक्टली एमस्ट्रॉन्स में लिख दिया। तो इस बात को ध्यान रखना, ये 0.9 नैनोमीटर में आएगा, ठीक है, या तो इसे आप एमस्ट्रॉन्स में लिखना है तो 3.79 एमस्टरॉन। अब लिखो क्लियर। चलो
तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस, और मिलते हैं जस्ट इसी के बाद न्यू लेक्चर में जहां हम इसी का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।